नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर मैं आपको लेके चलता हूं उत्तराखंड 2003 में। आज की कहानी वहीं से है। ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम है हरीश। नौजवान लड़का, उम्र लगभग 25 साल, एक कंपनी में काम करते थे। नेचर बहुत ही सिंपल था, सीधा साधा इंसान थे। ना तो कोई नशा पानी और ना उनका कोई यार दोस्त। अपनी दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन ऐसा वो पहले नहीं थे। जब वो नौकरी नहीं करते थे, अपने गांव में रहा करते थे, तो सबसे शरारती लड़कों में गिने जाते थे। हमेशा उनके जहन में कोई ना कोई शरारत चलती रहती थी। अपने परिवार में भी वो शांत से बैठते नहीं थे। लेकिन जब उनकी पिता का मौत हो जाता है ना, और जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है, सब शरारत उनकी निकल जाती है, भूल जाती है। अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही दिली लगाव था। जब ये गम वो झेल जाते हैं और इसके बाद जब वो उभरते हैं ना, शरारत दूर दूर तक पता नहीं था। एकदम खामोश खामोश से रहने लगे थे। लेकिन अब घर पर बैठ कर के काम तो चलना नहीं था। अब परिवार की जिम्मेदारी संभाल लिए हैं तो पैसे भी तो चाहिए। जवान बहन थी, शादीशुदा अभी जो थी, शादीशुदा उनसे छोटी एक बहन थी। उसकी भी शादी का टेंशन था उनके ऊपर में। बेशक छोटा परिवार था, उनकी माँ थी, एक छोटी बहन जिसकी वो शादी का टेंशन किए हुए थी। लेकिन खर्चा तो मुंह बाय खड़ा हुआ था। शहर जाते हैं और एक कंपनी में उनको जॉब भी मिल जाती है। किराए के फ्लैट में रहने लगते हैं और धीरे धीरे कंपनी में अपनी छाप छोड़ने लगते हैं। एकदम मेहनत से वो चूकते नहीं थे। जो काम उनका बॉस देते थे, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से उस काम को जल्द से जल्द पूरा करते थे। तरक्की होती रही। अब तरक्की होती तो पैसा भी बढ़ने लगा था। कंपनी वालों ने अब उनके लिए अब एक बाइक का भी इंतजाम कर दिया था। कहीं आना जाना भी होता था तो बाइक तो चाहिए चाहिए। पैसा भी अच्छा कमाने लगे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बैंक में जमा करते थे कि मेरी बहन बड़ी हो रही है, अब कुछ साल जरूर लगे, एक आध साल जरूर लगेगा, लेकिन शादी तो करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे की जरूरत है। ऐसा उनका विशेष कोई खर्च तो नहीं था अपने आप पर। अब जो रूम का किराया देते थे, फ्लैट का किराया देते थे, और 2 रूम का सेट में अकेले ही रहा करते थे। करें तो क्या करें, पार्टनर कोई मिलता नहीं था। अब मिलता था तो वो पैसा देता नहीं था। इससे बढ़िया कि मैं अकेले ही रहूं, अपना मन बना लेते हैं अच्छी तरह से। और इसके बाद हरीश जी अपना मेहनत करने लगते हैं। कोई दोस्त नहीं उनका। उनके ऑफिस में भी उनसे लोग कट कट करके रहते थे। कोई बातचीत ढंग से करता नहीं था। सब कहते थे कि ये तो अलग ही नेचर का बंदा है, ये अपने ख्यालों में खोया रहता है, ना जाने कौन सी दुनिया में रहता है। कई लोग तो फुसफुसाते थे कि कोई नशा करता है, ऐसा नशा जिसमें कोई बदबू आती नहीं है। कई तरह का बातें होती रहती है ऑफिस में। कई बार वो बातें उनके कान में भी पड़ती थी। लेकिन अपना किसी से झगड़ा नहीं, किसी से नहीं, दुनिया क्या कह रही है उनके बारे में कोई मतलब नहीं। अपना काम से मतलब, और अपना जो ड्यूटी था वो बराबर किया करते थे। पैसे जमा कर लिए थे बहन के शादी के लिए। जहाँ तक उम्मीद थी कि जितना पैसा मैंने जमा किया है उसमें मेरी बहन की शादी आराम से हो जाएगी। धूमधाम से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन सिंपल तरीके से कम शादी मैं कर ही पाऊंगा। मैं बताया ना शुरू में, हरीश का कोई दोस्त नहीं था, ना तो कोई लड़का और ना कोई लड़की। लेकिन हरीश जब अपने बचपन की याद करते थे, उनके बहुत सारा दोस्त हुआ करते थे, जिनमें लड़का भी थी और लड़का भी था और लड़की भी थी। उनकी एक ऐसी कोई चाहने वाली लड़की थी। और कभी कभी वो चीज़ को याद कर लिया करते थे कि मैं गांव में, जब मेरे पिताजी जिंदा थे,
तो मैं कितना खुश रहा करता था। सब बचपन की बातें से लेकर के अभी तक की बातें उनको जहन में चलती रहती थी। किसी काम से, ऑफिस के काम से वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। बाइक तो कंपनी वालों ने दे रखा था, चले जाते हैं। जब वापसी होती है तो कुछ मौसम बिगड़ा हुआ था और रात भी हो चुकी थी। एक जगह पर देखते हैं कि एक लड़की है जो उनसे लिफ्ट मांग रही है। पहले तो थोड़ा शर्माए, घबराए, नहीं भाई जवान लड़की है, अब वैसे लिफ्ट देना भी ठीक नहीं है, जमाना भी अब अलग तरह से है, कहीं ये लड़की हमें कुछ लूटपाट ना कर ले, मन में आशंका भरा रहता था। लेकिन जब वो माहौल देखते हैं कि अरे भाई जंगल का इलाका है, बरसात भी हो रही है, बस स्टॉप पर लड़की खड़ी है, अभी दूर दूर तक बस का पता भी नहीं है, मन में दया भाव आती है। बाइक रोक देते हैं, लड़की आकर के बैठ जाती है, बहुत उनको शुक्रिया कहती है। इसके बाद जहाँ जिस कॉलोनी में रहा करते थे वही कॉलोनी में वो भी लड़की रहती थी। लड़की को उसको घर के पास में छोड़ देते हैं। इसके बाद उन दोनों का दोस्ती हो जाता है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, नए जमाने की तरह रहती थी और बिल्कुल जैसे हरीश से घुल मिल सी गई थी। हरीश का स्वभाव इसके बाद में धीरे 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 दोस्ती गाढ़ी होती गई, मिलना मिलाना और कभी कभी सिनेमा वगैरह देखना वो सब स्टार्ट हो चुका था। मन जो था ना, जैसे बचपन में था हरीश जी का, अब वो ऐसा ही अपने आप को अब पा रहे थे कि चलो मेरा कम से कम कोई दोस्त तो मिला जिससे मैं अपना जी हल्का कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। और धीरे धीरे वो दोस्ती आगे तक बढ़ गई थी, वक्त लगा था। इसी बीच वो लड़की जितने बात था हरीश के मन में, हरीश का क्या प्रोग्राम था, क्या कर रहे हो, सब कुछ वो जान लिया था। जब कुछ महीना हो जाता है उनकी दोस्ती का, तब उनके फ्लैट में लड़की आती है। उसका चेहरा उदास पड़ा हुआ था। उदास चेहरा देखकर के हरीश एकदम सदमे में आ जाती। क्या हो गया, क्या हो गया, चेहरे पर तुम्हारा 12 क्यों बजा हुआ है? लड़की कुछ बोलती नहीं है, उन्हीं के पास जहाँ पलंग था उस पर आकर बैठ जाती है। बार बार हरीश पूछ रहे हैं, अरे बताओगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा, क्या तुमने किसी से झगड़ा वगैरह किया है या फिर कोई तुमसे बदतमीजी किया है, कुछ तो बताओ। तब लड़की कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ गांव में रहती है, मैं आपको बताई थी ना। हरीश कहते, हाँ तो क्या हुआ? मेरी माँ का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे परिवार वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, उनका ऑपरेशन होना है। मेरे पास में जो थोड़े बहुत पैसे थे, मैं जो जमा करके रखी थी, मैं तो भेज दिया, लेकिन उतने पैसे में बात बनने वाली नहीं है। हरीश या ये जो बात सुनते हैं अपनी प्रेमिका का तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई अब क्या करें, क्या किया जाए बताओ। तब लड़की कहती है कि हरीश तुम्हारे पास में तुम्हारे बहन के शादी के लिए पैसा जमा किए हो ना, वो पैसा मुझे दे दो। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपका पैसा लौटाने का काम करूंगी, मेरी माँ अच्छी हो जाए। हरीश प्रेम तो करते थे उस लड़की के लिए, जी जान से प्रेम करते थे, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मैंने पाई पाई जोड़ करके अपने बहन के लिए इतना पैसा जमा किया, अगर संजोग ये लड़की मना कर देती है या किसी कारणवश से, तो मेरा क्या होगा, मेरी बहन का शादी का क्या हुआ। मन घबरा रहा था, लेकिन बार बार लड़की आंसू बहा रही थी, हरीश मेरी माँ को बचाने में तुम मदद करो ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देखो ये सारे मैं गहने जो मेरे हैं अपने, मैं ये तुम्हारे पास रख देती हूँ, तुम इसको संभाल कर रखो, बस मुझे अपना कैश पैसा दे दो ताकि मैं जल्द से जल्द गांव पहुंचूं और अपनी माँ के इलाज में मदद कर सकूं। जो उसके पास में सोने के जेवर थे सारा लेके आई थी और हरीश के सामने रख देती है, ये तुम अपने पास में रखो, जब मैं अपना पैसा तुम्हें लौटा दूंगी तब मुझे वापस कर देना। प्रेम तो करते थे, जब लड़की ऐसी बात बोलती है तो दिल पर चोट लगता है, नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्या कैसी बात कर रही हो, मैं कोई अलग हूं, ये रखो अपना जेवर अपने पास में और चलो मैं तुम्हें पैसे का इंतजाम कराता हूं। लेकिन आज नहीं, आज तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, सुबह जब बैंक खुलेगा हम बैंक में चलेंगे, इसके बाद पैसे का इंतजाम करा दूंगा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी,
मैं तुम्हें अपने साथ में लेके चलूँगा। जब तुम्हारी माँ बीमार है, कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। लड़की अब कुछ बोल नहीं पाई। हाँ हूँ बोल देती है और उसके बाद थैंक यू कि तुम मेरे मदद कर रहे हो। रात उसी जगह पर जहाँ हरीश रहा करते थे फ्लैट में गुजारती है। रात भर बात नहीं कर पाती हरीश से। हरीश उससे बार बार सवाल पूछते थे कुछ ना कुछ उसकी माँ के बारे में, लेकिन वो शांत हो जाती थी। कहती थी हरीश मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। हरीश अब चुप हो जाती है। सुबह होती है, बैंक जा करके पैसे निकलवा करके अब फिर कहते हैं चलो यहीं से हम टैक्सी बुक करते हैं और तुम्हारे गांव की तरफ चल पड़ेंगे। लड़की ना नुकुर करने लगती है और कहती हरीश अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी वहां पर मेरा सारा रिश्तेदार भरे हुए हैं। अगर कोई पूछ लिया कि लड़का कौन है तुम्हारा तो मैं क्या जवाब दूंगी। अभी तो अपने परिवार में मैं किसी को बताई भी नहीं हूं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्रेमी हो। ठीक नहीं रहेगा हरीश, तुम मेरी बात को मानो। मैं जाती हूं और मैं जल्दी लौट के आऊंगी, तुम यहीं पर रहो, अपना काम धाम देखो। लेकिन बार बार हरीश ऐसा कह रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, वहाँ पर शायद मुझे कुछ और मदद करने को मिले, मैं जाना चाहता हूँ हर हाल में। लेकिन लड़की मना कर देती है, कहती है हरीश नहीं, मैं आपको लेकर के अपने गांव और उस जगह पर नहीं लेके जा सकती जहाँ पर मेरी माँ भर्ती है, वहाँ पर मेरे सारे रिश्तेदार हैं। अब मैं किनके किनके सवाल का जवाब दूंगी। बात तो ठीक था, हरीश को मन में लगने लगा कि बात तो ठीक है भाई, जाने देते हैं। लड़की सारे पैसे लेकर के जो जमा पूंजी था और हरीश को टाटा बाय बाय बोल करके हम जल्द मिलेंगे और निकल जाती है। अब हरीश के पास में क्या था, इंतजार के अलावा और क्या कर सकते थे। ना उस टाइम में कोई खोज खबर मिलता है, बस जानते थे कि हाँ ये शहर है, इस शहर में उसका घर है, बस इतना ही पता था। इंतजार होने लगता है। जो 5 दिन 10 दिन जब लड़की लौट के नहीं आती है, लगता है कि माँ का हाल ज़्यादा ही खराब है, कुछ वक्त लगेगा, अपने मन को समझाने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतते जाता है, 10 दिन 15 दिन महीना दिन, तब बेचैनी बढ़ने लगती है। बात क्या है भाई, ना तो लड़की कोई खबर भेजा और ना खुद ही लौट के आई। मन किस लिए, प्रेम के लिए नहीं, पैसे के लिए। जो मेहनत से जोड़ जाड़ करके पैसे जमा किए थे वो लड़की तो लेके चली गई थी। अब उसका अता पता नहीं था, लेकिन अभी भी भरोसा किए हुए थे हरीश बाबू, अभी भी भरोसा किए हुए थे नहीं वो मेरे साथ में धोखा नहीं कर सकती, वो जरूर लौटेगी। हो सकता है कुछ वक्त लग रहा हो, टाइम लग रहा हो। अब जहाँ लड़की रहती थी, जिस जगह पर काम करती थी, वहां पर जाकर पता करने लगते हैं। पता करते हैं, जो लड़की बताई थी कि मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, जब वहाँ पर जाते हैं पता करते हैं, मन जब शांत होने लगता है और जब जाते हैं वहाँ पर पता करते हैं तो होश उड़ जाते हैं। वो लड़की उस दफ्तर में काम ही नहीं करती थी। झटका लगता है, पहला झटका। लेकिन शांत नहीं बैठते हैं। जहाँ लड़की रहा करती थी अपने सहेली के साथ में, उस जगह भी पहुँच जाते हैं। खोजबीन करते हुए सहेली मिल जाती है और सहेली को देख करके बड़ा खुश हो जाती है। तब उसके बारे में पूछने लगते हैं। लड़की कहती है कि आप कैसे आए, क्या काम है। तब कहते हैं भाई वो लड़की मेरी प्रेमी है, ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें तो खबर मिला होगा उसकी माँ की ऑपरेशन हुआ है, क्यों नहीं लौट के आई। लड़की बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य में पड़ के घूरने लगती है। क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो जी, कोई ऑपरेशन नहीं, उसकी माँ तो भली चंगी है, अभी तो कुछ दिन पहले ही आई थी या फिर कहीं और चली गई है। अब जो हरीश बाबू का था ना, ऐसा लगने लगा कि अब तो दुनिया उनकी लुट गई है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इतना सारा पैसा अब वो गंवा बैठे थे। अभी भी विश्वास सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। उसकी सहेली से कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम दोनों प्रेमी हैं और लड़की मेरे से प्रेम करती है। मैंने उसका मदद किया था, इतने पैसे मैंने दिया था। वो जो उनकी सहेली थी वो भी आश्चर्य में थी। अरे जो बात था सच्चाई था, वो सब कुछ बता रही थी कि देखो उसका माँ का कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन अब जो वो बात बोलती है ना,
हरीश बाबू के होश उड़ जाते हैं। हरीश कहते हैं कि आखिर वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। और तब लड़की कहती है, वो जो सहेली होती है, कहती है कुछ ही दिन पहले आई और सारा जो उसका सामान था अपना, जो मेरे साथ में रहती थी, वो लेके चली गई। उसका कहना था कि हम तो अपने गांव में ही रहा करेंगे, हम शहर में नहीं आएंगे। हरीश के होश उड़ चुके थे। अब करे तो क्या करे। लड़की से उसका गांव का पता वता पूछते हैं। अब मोटा मोटी पता लग जाता है, ये फलाने गांव के आसपास के रहने वाली है। मेन गांव जो शहर होता है, अब उसका पता लग जाता है। हरीश का तो जैसे दुनिया लुट चुकी थी। इतना घबराए हुए, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल करके अपने फ्लैट में लौटते हैं। अब कर क्या सकते थे। अपना पैसा, जमा पूंजी सब उस लड़की को अपने हाथों से दिया था। उस लड़की ने छीना नहीं था, ये तो अपने प्यार में पड़ करके उसको दे दिए थे। अब क्या, खुद अपने आप को अब बुरा भला करने लगते हैं कि मेरी मत मारी गई थी, कि मैंने उसकी बातों को यकीन किया, इसीलिए मुझे लेकर नहीं जा रही थी। शायद उसको शक था कि मैं सारा सच जान लूंगा, तभी तो अकेले गई। जो फ्रॉड किया था लड़की ने, अब सब कुछ हरीश को सामने आ चुका था। दिल टूट चुका था, लड़की पर विश्वास उठ चुका था। अब करे तो क्या करे। अपने आप को संभालते हैं लेकिन शांत नहीं बैठते। ऑफिस में जाते हैं, जैसे पहले उनके दिनचर्या चल रही थी वैसे ही चलना शुरू होता है। लेकिन रह रह करके वो लड़की टिस दे रही थी, और ऊपर से सारा जो जमा पूंजी था वो भी तो लुटा चुके थे। उनका लगने लगा कि एक बार चल कर गाँव में पता करना चाहिए। आप फिर प्लान बनाते हैं। उनके पास कंपनी का दिया हुआ बाइक था, और इसके बाद उसके खोजबीन में चले जाते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है, जब उस इलाके में पहुंच जाते हैं तो अंधेरा हो चुका था। मौसम भी बिगड़ चुका था। रात के करीब 9 बज चुका था। रास्ते पर जितनी दुकानें थी, चाय नाश्ता पानी की, धीरे धीरे सब बंद हो रही थी। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। एक चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और उस गांव का पता पूछते हैं। दुकानदार कहता है, बाबू रात के टाइम उस रास्ते पर मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जाओ। हरीश चौंक जाते हैं। क्या कहना चाहते हो चाचा, क्या मतलब है आपका कहने का। और तब वो जो चाय वाला होता है वो कहता है, बाबू आप पढ़े लिखे हो, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे। आप लोग तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं हो, आप शहर के रहने वाले हो ना। और तब हरीश कहते हैं, चाचा जो भी बात हो आप बताओ तो सही। फिर कहता है कि देखो, मैं उस गांव का पता तो आपको बता रहा हूँ, रास्ता भी बता देता हूँ, लेकिन एक पीपल का पेड़ है आगे चल करके, वहाँ पर लोगों का कहना है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। जो भी नौजवान अकेला आता जाता उसको दिखाई देता है और उसके साथ में बुरा व्यवहार करती है। अगर उसकी किस्मत सही हुआ तो बच के निकल लेता है। अगर किस्मत बर्बाद हो गया, किस्मत सही नहीं हुआ, तो समझ लो उसको चंगुल में फंस जाता है। और एक बार उसके चंगुल में जो फंस जाता है ना, कभी आज़ाद नहीं हो पा जाता, आज़ाद हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई बीमारी उसको घेर लेती है, पागल हो जाता है, या फिर इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। बाबू मैं आपको अब ऐसा समझा रहा हूँ, आप समझना चाहो तो आप समझ लो, लेकिन आप पढ़े लिखे हो ना, मेरी बात को विश्वास नहीं करोगे, लेकिन रोकना मेरा काम है। जब सुनते हैं ना, हरीश बाबू पढ़े लिखे थे, अब भूत प्रेत को महत्व देते नहीं थे, लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुने हुए थे, फिल्में भी देखा करते थे। कभी कभी उनको मन में लगता था कि शायद जब हम इंसान हैं, भगवान हैं, तो शायद भूत प्रेत भी होगा। कभी कभी मन उनका मान भी लेता था, लेकिन डरते कभी नहीं थे। कभी भूत को देखे नहीं तो डर कैसे लगेगा। उस जो चाय वाला होता है उसकी बात को अनसुनी कर देते। कहते हैं, चाचा मुझे अब जो साफ सुथरा रोड है वही आप बता दो। तब चाय वाला कहता है कि देखो नौजवान, एक ही रास्ता है उस गांव का, और रास्ता बता देता है। अब फिर उनको चेतावनी देता है कि मैं तो कहूँगा कि देखो मौसम भी बिगड़ा हुआ है और रात के उस तरफ जाना भी ठीक नहीं है, क्या पता वो चुड़ैल आपका इंतजार कर रही हो। लेकिन हरीश बाबू अपने आप को चुड़ैल से अलग ही पाते हैं, भूत प्रेत को कभी देखे नहीं थे।
मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं चाचा जो होगा देखा जाएगा, आप रास्ता बता दो। आखिरकार अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वो चाय वाला का बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, चल देते हैं उसके बताए रास्ते पर। मौसम बूंदाबांदी शुरू हो चुका था और उनको लगने लगा कि अब ज़्यादा दूर तो नहीं है गांव, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर जो चाचा ने बताया था, तब तक तो मैं गांव में पहुंच जाऊंगा। गांव में पहुंच जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे आश्रय भी मिल जाएगा, किसी न किसी घर का दरवाजा खटखटाऊंगा, कोई ना कोई मुझे आश्रय दे देगा। यही सोच करके उसी रास्ते पर निकल लेते हैं। जब वो पीपल का पेड़ का इलाका आता है ना, और उनके ध्यान में तो बिल्कुल नहीं था, मन तो दुखी था, चिंता में था। अब उनको लग चुका था, 90% तो विश्वास हो चुका था कि ये पैसा जो मेरा निकल चुका है ना, अब ये डूब चुका है। लेकिन 10% विश्वास था, अगर वो लड़की मिल जाती है तो पैसा तो मैं निकलवा लूंगा, चाहे जैसे भी होगा। बस इसी उम्मीद पर अपना वो सफर कर रहे थे। पीपल का पेड़ आ जाता है जहाँ पर वो चाय वाले ने बोल रखा था कि बाबू वहाँ पर एक चुड़ैल रहा करती है, और जो भी नौजवान अकेला आता जाता है और उसको पकड़ लेती है। जब वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं, और पीपल का इलाका था बिल्कुल सुनसान, और ऊपर से अंधेरी रात और बूंदाबांदी भी शुरू थी। जब हम अपना बाइक बढ़ाने लगते, पीपल का इलाका भी पार हो जाता है और उनको लगता है कि चाचा झूठ बोले थे, खुद डरे होंगे और मुझे भी डरा रहे थे। तभी आगे में एक लड़की भीगती हुई, बूंदाबांदी हो रही थी, उसमें जा रही थी, सफेद वस्त्र पहने हुए। वो जैसे ही बाइक देखती है, हरीश की तरफ इशारा कर देती है, बाइक रोको, बाइक रोको। जब उस अकेली लड़की को देखते हैं हरीश, और जब पास जाकर के उसका चेहरा मोहरा देखने लगते हैं, तो उसमें अपनी बहन का अक्स दिखाई देता है। जैसे उनकी छोटी बहन थी, वैसी ही वो लड़की थी जो बारिश में अकेले जा रही थी रोड पर, और ऊपर से भीगते हुए थी। अपने बहन का अक्स देख करके पूछ बैठते हैं, अरे बहन कहाँ जा रही हो, अकेले क्यों हो, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, कहाँ जाना है आपको? तब थोड़ा सा वो 2 कदम पीछे हट जाती है। वो जो लड़की है ना, 2 कदम पीछे हट जाती है। अब बड़े गौर से हरीश की तरफ देखने लगती है। हरीश उस लड़की को देखते हैं, कहीं से भी भूत प्रेत तो लग नहीं रही थी, बिल्कुल सिंपल सादी सी लड़की थी, जैसे गांव देहात की हुआ करती है। और उसमें अपने बहन का अक्स दिखाई दे रहा था, चेहरा मोहरा मिलता हुआ नजर आ रहा था। उस लड़की को बुलाते हैं, अरे बहन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो, देखो बारिश बूंदाबांदी हो रही है, कहीं तेज हो गया तो और चक्कर पड़ जाएगा। वो लड़की थोड़ा ठिठक जाती है, झिझक रही है। तब हरीश कहते हैं कि अरे डरो मत, मैं आपका बड़े भाई जैसा हूं, और आओ बैठो बैठो, नहीं तो हम लोग दोनों भीग जाएंगे। लड़की सकुचाते हुए आकर के बाइक पर बैठ जाती है पिछली सीट पर। हरीश पूछते हैं कि कौन से गांव में जाना है बहन? और तब वो गांव का पता भी बताती है, जिस गांव में उनको जाना था हरीश को, उसी गांव का पता। जैसे ही हरीश को लगता है कि अरे ये तो उसी गांव की लड़की है, बाइक स्टार्ट करके चल देते हैं। अब बातचीत शुरू कर देते हैं, उस लड़की का पता पूछने लगते हैं जो उनके साथ में प्यार करती थी, चीटिंग करके अब पैसा लेकर के भागी हुई थी। वो जो लड़की है अब वो अनजान बन जाती है, बोलती कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती हूँ। लेकिन बात क्या है, आपने मुझे बहन माना तो मैं भी आपको भैया कह सकती हूँ। हरीश कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कह सकती हो। और जब अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करते हैं, और तब वो लड़की कहती है, भैया सामने जो पुराना घर दिखाई दे रहा रोड पर ना, वहां आप बाइक रोक दो। हरीश आश्चर्य से उस लड़की से कहते हैं कि क्या वो गांव आ गया? और तब लड़की कहती नहीं भैया, अभी तो और आगे गांव है, लेकिन आप रोको वहां पर। बाइक रोक देते हैं पुराना सा रोड पर, रोड के किनारे एक घर होता है, वहां पर बाइक रुक जाती है। और तब लड़की कहती है, भैया देखो बारिश ज्यादा हो रहा है और आगे जो रास्ता है ना वो भी ठीक नहीं है, आओ ये भी मेरा ही घर है, घबराओ मत, घबराओ मत, आप डरो मत, मैं कोई आपको तंग करने वाली नहीं हूं। आपने मुझे बहन बोला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं भी आपको भैया मान चुकी हूं, तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। समझ नहीं पा रहे थे हरीश
इस लड़की का क्या मतलब है, यहाँ पर बाइक क्यों रोकी। वो तो गांव तो अभी बता रही है कि अभी और आगे है। रुक जाते हैं। बारिश थोड़ा तेज हो गई थी। अब दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। लड़की दरवाजा खोलती है और अंदर रोशनी कर देती है। सामने में टूटी फूटी खाट और कुछ फर्नीचर वगैरह थे। हरीश को बैठने का इशारा करती है, भैया बैठो, हमारा गरीब का घर ऐसे ही हुआ करता है। हरीश जी भी बैठ जाते हैं, क्योंकि बारिश अब धीरे धीरे अब तेज होती जा रही थी। उनको लगा कि सही टाइम पर लड़की ने मुझे रोक दिया, चलो अच्छा ही किया, हम बारिश से तो बच गए ना। अब इसके बाद में लड़की कहती है, भैया मेरा घर में तो ऐसा ही है, अब मैं आपको ना कुछ खिला सकती हूँ ना पिला सकती हूँ, तो आप भी सोचोगे कि मैं आपको अपने घर में रुकवाई और कोई स्वागत नहीं सत्कार नहीं। हरीश कहते हैं, बहन घबराओ मत, मेरा पेट भरा हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पीछे चाचा की दुकान पर रुका था, अब मैं वहाँ चाय नाश्ता भी किया हूँ, पेट भरा हुआ है। ये तुम्हारा घर है? तब कहती, हाँ भैया यही मेरा घर है। आपके परिवार में कौन कौन है? तब लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगता है। कहता, भैया मेरा भरा पूरा परिवार था। हरीश चौंक के देखते हैं, था के मतलब क्या है, अब नहीं है क्या? तब कहती, नहीं, सारे लोग मर चुके हैं। कैसे मरे? तब कहती है, हम इसी घर में थे, इसी घर में हमारा पूरा परिवार रात को आनंद से सो रहा था, खाना पीना खा करके, और सर्दी का टाइम था, हम आग जलाए हुए थे, और आग कब हमारे घर में भयंकर रूप ले लेती है अब किसी को पता भी नहीं लगता है। पूरा घर जल के राख हो जाता है, सारे लोग मर जाते हैं। जब ये बात सुनते हैं हरीश एकदम दंग रह जाते हैं। उस लड़की की तरफ देखते हैं, बहन तुम कहाँ थी उस टाइम में, तुम कहाँ थी? लड़की कहती है कि मैं भी वहीं थी जहाँ पर हमारा परिवार था। हरीश का दिल में धक 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 अब शुरू हो जाता है। बाहर बरसात चल रही है, अंदर वो लड़की अपने घर की कहानी बता रही है। हरीश जब सुनते हैं कि वो भी लड़की इसी घर में थी, अपने परिवार के साथ सोई हुई, तो ये कैसे बच गई, ये आग में क्यों नहीं जल के मरी, ये कैसा जिंदा रह गई? दिल में घबराहट, बेचैनी सब कुछ होने लगता है। लड़की की तरफ देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, कोई ये भूतनी तो नहीं बन गई है, भूतनी बन के मेरे सामने तो नहीं बैठी है। तब लड़की भांप लेती है, कहती है, भैया जो आप सोच रहे हो ना बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं कैसे बची? जब मैं अपने परिवार में थी, अपने सारा परिवार के साथ में सोच रही थी, जब मेरा पूरा परिवार नहीं बचा तो मैं कैसे बच सकती हूँ? मैं भी उस आग में जल के मर चुकी थी। हरीश जो बैठे हुए थे टूटी फूटी चारपाई पर, झटके से उठ के खड़े हो जाते हैं, एकदम डर करके भागने का तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की उनका बाजू पकड़ लेती है, कहती, भैया बैठो यहाँ पर, मैं आपको भाई बना रखी हूँ, आपने मुझे बहन का दर्जा दिया है। आज तक मुझे ये शब्द किसी ने बोला नहीं। जो भी नौजवान मुझे मिलते थे ना, और वो अलग ढंग से मुझे देखते थे कि ये भोग्या के वस्तु है, मुझे अपना प्रेमिका बनाने के चक्कर में लगते थे। लेकिन आप पहले इंसान हो जो मुझे अपना बहन बनाया है। भैया बैठो, मैं हूं प्रेतात्मा, लेकिन मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगी, मैं आपको कोई आंच भी नहीं आने दे सकती। बैठो आप यहाँ पर, आप मेरे घर में सुरक्षित हो। जब तक मेरे घर में रहोगे ना, आप पर कोई आंच नहीं आएगी भैया। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, बहुत सारी प्रेतात्माएं आपका इंतजार कर रही है इस रोड पर आपका प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही आप निकलोगे इस घर से, और आपका स्वागत प्रेतात्माओं के द्वारा होगा। फिर आप बच नहीं पाओगे भैया। मैं भी उन्हीं प्रेतात्माओं में से एक हूं, मैं भी ऐसे ही हूं। मैं अपने शिकार को ऐसे ही फंसाती हूं जैसे मैंने आपको फंसाया है। सारी बात जैसे सुनते हैं हरीश जी, डर के मारे पसीना निकलने लगता है। जब वो जान जाते हैं, अरे इस लड़की जो बोल रही है बाकी में सही में ऐसा है, मन नहीं मान रहा है। जो उस लड़की को देख रहे हैं साधारण सी लगने वाली है, इंसान की तरह लगने वाली है, ये कहाँ से भूत प्रेत हो सकती है? लेकिन घबराहट, डर, मन बेचैन, दिमाग काम नहीं करता है। कई बार उठते हैं, लड़की हाथ पकड़ के खींच लेती है, भैया बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं जाओगे, बैठो हमारे घर में, रात भर इसी घर में रहोगे और तभी आप सुरक्षित रहोगे।
अगर अपना पैर घर से बाहर निकाल दिया तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी, मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। हरीश का हिम्मत जवाब दे दिया था। हिम्मत इतना जवाब दे दिया गया था कि वो लड़की से सवाल भी नहीं पूछ पा रहे थे। मन में घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ी हुई, गला सूख रहा है, लेकिन इतना भी हिम्मत नहीं है कि लड़की से कहें कि भाई बहन मेरे को पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तभी लड़की एहसास कर जाती है कि मेरा भाई प्यासा है, इसका गला सूख रहा है, मैंने इसको डरा दिया है। पानी लाके देती है, मटके से पानी निकाल के देती है, भाई पानी पियो, पानी पियो भैया, तुम बिल्कुल सही हो, इस घर में सुरक्षित हो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूं ना, आपने मुझे बहन बोला है ना, तो बहन का कर्तव्य मैं निभाने जा रही हूँ। आप इस आराम से इस घर में रहो, पानी पियो, और मैं जा रही हूँ अपना कर्तव्य करने के लिए। उन प्रेतात्माओं को इस जगह से मैं दूर ले जाने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इस जगह पर उनको रोक कर रख नहीं सकती। मैं उनको कोई न कोई बहाना करके इस जगह से दूर ले जाती हूँ। लेकिन भैया इस घर से आप बाहर एक कदम भी बाहर मत निकलना। मैं बाहर से दरवाजा है बंद करके जा रही हूँ, लेकिन भैया आप शांत पड़े रहना, बिल्कुल हलचल मत करना, ना शोर करना। अगर आप शोर करोगे तो प्रेतात्माएं फिर लौट आएगी। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी भैया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप इस घर में बिल्कुल आराम से रहो, जब तक इस घर में रहोगे बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। और उन प्रेत आत्माओं को मैं जा रही हूँ बहका करके मैं दूर लेके जाऊंगी, और मैं आपसे जरूर मिलूंगी। जब सुबह हो जाए मैं ना लौटूं ना, तो अपना बाइक निकालना और अपने मंजिल की तरफ चल पड़ना। लेकिन एक बात और, वो लड़की जो आपके साथ में ठगी किया है, आपका पैसा हड़प लिया है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर उसका पता ठिकाना सब कुछ मैं मालूम करूंगी। आपका पैसा दिलाने में आपकी मदद करूंगी। लेकिन बस यही मेरा शर्त है, आप इस शर्त को मान लो, आप इस घर से बाहर मत निकलना। लड़की हरीश की तरफ देखती है, जो एक दो बार और उनको समझाती है, अगर आपको प्यास लगे तो यह रहा मटका, और इसमें से पानी निकालना और पी कर आराम से सो जाओ, अपना घर समझ करके। ये समझ लेना कि अपने छोटी बहन के घर पर हूं। लड़की चली जाती है, बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब उस कमरे में हरीश है, अकेले। आज जब वो लड़की चली जाती है ना, कुछ देर के बाद में उस कमरे में कुछ बास भी आने लगती है, जैसे ही कुछ जल रहा है, जले हुए की जैसे गंध आती है ना, उस कमरे में शुरू हो जाता है। मन घबराने लगता है, चिंता में डूबने लगता है। कई बार इच्छा होती है कि इस घर से मैं निकल लूं। अगले पल उस लड़की की कहा हुआ बात समझने लगते हैं, और उनको लगता है कि लड़की ने मना किया है, नहीं मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बाहर में कुछ शोर भी सुनाई दे रहा था, और वो शोर मनुष्य की आवाज़ों का नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जानवर आकर के रोड पर खड़े हो गए हैं और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ऐसा ही रात भर चलता रहा। कभी कभी हवा का झोंका, जलन, जैसे घर में कोई जल रहा है, जैसे कपड़ा जल रहा है, ऐसा कुछ जल रहा है, उसकी बदबू भी आती रही। उस बदबू को बर्दाश्त करते रहे और उस लड़की का आने का इंतजार करते रहे। लेकिन जब सुबह हो जाती है, सुबह के 4 बज जाता है, और जो बारिश होती है वो एकदम बंद हो जाती है, और जब रोड पर आवागमन शुरू हो जाता है, तब वो खिड़की से झांकते हैं, खिड़की खोलते हैं, आप बाहर झांकते हैं, और फिर रोड पर चलते हुए लोग दिखाई देते हैं। दरवाजा की तरफ देखते हैं, दरवाजा तो अभी भी बंद है, और जैसे दरवाजा को खींचते हैं, दरवाजा आराम से खुल जाता है। जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, बारिश बंद था, लेकिन अभी तक जो उन्होंने अनुभव किया था उस घर में बड़ा ही डरावना था। रात भर की बातें, वो जो लड़की थी अभी तक लौट के नहीं आई थी, और उस घर में वैसे बदबू भी आ रही थी जैसे घर में कभी न कभी आग लगी हुई थी, कपड़े जलने की, ऐसा कुछ बदबू रात भर महसूस करते रहे थे। लेकिन इसके अलावा उन पर कोई खतरा मंडराया तक नहीं था। जब लड़की नहीं आती है और इसके बाद कुछ देर इंतजार करते हैं, सुबह हो चुकी थी। रोड पर आवागमन शुरू हो जाता है, और इसके बाद अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और रास्ता पूछते पूछते उस गांव की तरफ पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर रोड के किनारे ही
चाय का दुकान होता है, अपना बाइक रोक देते हैं, चाय वाय पीते हैं, रात भर की जो बातें हैं अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, आखिर वो लड़की मुझे क्यों बचाया। जब वो खुद ही एक प्रेतात्मा थी, खुद ही चुड़ैल थी, तो मुझ पर ऐसा एहसान क्यों किया। एक शब्द के लिए मैंने उसको बहन बोला था, इसीलिए मन में तरह तरह के विचार आ रहा था। सब विचारों को अपने मन में रख करके चाय का घूंट पीते हैं, और इसके बाद उस लड़की का जिक्र कर देते हैं, उसका नाम जो भी था, उस चाय वाले को बताते हैं, भैया ये लड़की आपके गांव में रहती है। और तब चाय वाला घूर के देखता है, चक्कर क्या है बाबू, आप जैसे नौजवान महीने 2 महीने में यहाँ पर आते रहते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ किया है क्या। हरीश जो है ना और परेशान हो जाते हैं जब चाय वाला उनसे उनको बताता है, जवाब देता है। और तब कहते हैं ऐसा क्या मतलब। और तब चाय वाला कहते हैं, भैया शायद आप भी उसके चक्कर में पड़ गए थे, ये ऐसा ही तो करती है, शहर में जाती है कुछ महीनों के लिए, अमीर लड़कों को दोस्ती करती है, जिनके पास पैसा होता है, और कोई ना कोई बहाना बना करके उनसे पैसा ऐंठ लेती है, और फिर अपने गांव में भाग आती है। लेकिन अब इसने बहुत ज़्यादा हद कर दिया है। गांव के जो प्रधान हैं, जब इतना सारा कंप्लेंट मिलता है तो उनको जो परिवार होता है कहते हैं, भाई इस जगह से तुम लोग गांव छोड़ के चले जाओ, अब तो इस गांव में भी नहीं बाबू, अब पैसा तो आप भूल ही जाओ, पैसा आपको नहीं मिलेगा। जब पूरी बात चाय वाला समझा देता है ना, तो अंदर से हिल जाते हैं, कहते हैं मेरा आना तो फिर व्यर्थ हो गया, लड़की यहाँ पर नहीं है। चाय वाला कहते हैं नहीं, अब यहाँ से तो चली गई, सारा परिवार कहीं न दूसरे शहर में चले गए, अब फिर वही ठगी विद्या उसके चल रही होगी, नौजवान को फंसा रही होगी, पैसे लूट रही होगी। हरीश का आना सब कुछ व्यर्थ हो गया था, मन उदास हो गया था। रात की बातें तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ था, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो डरावना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो लगे कि हाँ खतरनाक हो। अब अपनी चिंता में डूब जाते हैं कि भाई अब तो मेरा सारा पैसा गया। लड़की का भेद चाय वाला खोल देता है, और इसके बाद मन घबरा जाता है। अब लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब पैसे का कहाँ से इंतजाम होगा, सारा पैसा तो मैंने अपने हाथों से दे दिया। रिटर्न हो जाते हैं, अपने बाइक स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। जब वो घर आ जाता है जहाँ पर वो रात बिताए थे, वहाँ पर बाइक खड़ा कर देते हैं, बाइक खड़ा कर देते हैं। और इसके बाद जब दरवाज़ा वो बंद था, दरवाज़ा को खोलते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, उसमें कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। जब वो दरवाज़ा खुल जाता है ना, तब वहाँ पर कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कोई साइकिल चल रहा था, जो आसपास के थे। हरीश को देखते हैं, वो भी अपना खड़ा साइकिल कर देते हैं। हरीश कहते हैं, भैया यहाँ पर आप इस घर में क्यों जा रहे हो, इस घर में आपका कौन है, ये तो घर भूत वाला है, यहाँ तो रात में कोई इस जगह से गुजरता तक नहीं है, इस घर में मत जाओ भैया, मत जाओ, यहाँ भूतनी रहती है, भूत रहते हैं इस घर में। हरीश एकदम उनकी बात भी सुनते हैं, लेकिन मन शांत रहता है, डरते नहीं हैं। और कहते हैं, भैया आप लोग अपना काम करो, मुझे पता है ये भूत वाला घर है, मैं भूतों पर रिसर्च करता हूँ, मैं भूतों के बारे में जानकारी रखना चाहता हूँ, यही तो मेरा काम है। मैं तो ये कहानी सुनकर गया था कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत रहता है, उनके घर में आग लग गई थी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही कहानी है ना। तब वो जो नौजवान थे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखों करके, आपको कैसे पता। तब हरीश कहते हैं, मुझे पता है भैया, तभी तो मैं इस जगह पर आया हूँ, लेकिन आधी अधूरी जानकारी है, अगर आपके पास पूरी जानकारी है तो मुझे बताओ ना। अब टाइम भी था, अब इसके बाद जिक्र करने लगते हैं तो नौजवान हंसी खुशी उस कहानी को बताने लगते हैं। कहते हैं, भैया इसी के पीछे में बड़ा सा घर था, कच्चा मकान था, ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर भी उनका परिवार रहा करता था, और यहाँ पर सब्जी वगैरह बेचने का काम करते रहते थे सारा परिवार। उस सर्दी की रात में जब वो घटना घटती है तो इस दुकान में कोई नहीं था, दुकान बंद था, और जो पीछे वाला घर था कच्चा मकान था, और उसमें आग लग जाती है, और उसके बाद उस घर में कोई जिंदा बचता ही नहीं है, घर स्वाहा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन तक शांति रहती है। जब साल बीत जाता है ना, तब उस घर के रहने वाले आत्माएं इस जगह पर दिखाई देने लगती है। रोड पर आते जाते लोग देखा करते थे, शुरू में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी,
लेकिन अब धीरे धीरे इस जगह पर बहुत सारी आत्माएं रात को नजर आती हैं, और खास करके इसी घर के सामने में। पूरा कहानी सुनने के बाद हरीश डरते नहीं, अब तो सब कुछ जान चुके थे, उस लड़की के नेचर के बारे में जान चुके थे। ये मुझे नुकसान तो पहुंचाएगी नहीं, बिल्कुल पहुंचाना होता तो रात में मुझे बचाते क्यों। पूरी कहानी तो जान चुके थे। इसके बाद कुछ देर इंतजार करते हैं, लेकिन दिन का टाइम था, रात हो ही नहीं थी। उनको लगा कि अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, अब तो मेरा पैसा चला गया। मैं तो इससे मिलने आया था लड़की से, उसने कहा था कि मैं आपका पैसा का इंतजाम करा दूंगी, उस लड़की के द्वारा जो भी है पैसा मैं आपको दिलवा दूंगी, लेकिन अब लड़की तो रात को मिलेगी। मैं रात यहाँ पर कितना देर तक इंतजार करूंगा, चलो चलते हैं। अब इस भूतनी के बात को कौन विश्वास करे, अब लौटेगा कि नहीं पैसा लौटेगा, चल देते हैं अपने मन मार करके। शहर पहुंच जाते हैं। अब वो तो बिल्कुल आप जान चुके थे कि पैसा हमारा डूब चुका है, अब तो हमें नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र था कि अभी शादी में टाइम था, साल भर का मौका था। अब मन में एक तरह से जोश भर लेते हैं कि चलो अब मेहनत करते हैं और हम अपने खर्चे पर कंट्रोल करते हैं और पैसा जमा करते हैं। पूरा महीना अब उस घर में रहते हैं और जैसा अकेले रहा करते थे। अब जो उनकी प्रेमिका थी, अब तो सारा पैसा ठग करके जा चुकी थी। ऑफिस में जाते थे और वहां से सीधा अपने घर पर। ना पहले कोई नशा पानी था, ना कोई विशेष खर्चा था, और वो जो भी खर्चा था उसमें भी कटौती करने लगते हैं। जब पूरा महीना बीत जाता है, आराम से सोए हुए थे रात को, रात का करीब 12 बज चुका था, और तब उनके दरवाजे पर दस्तक होता है। दस्तक होता है तो नींद में, गहरी नींद में होते हैं, उनको लगता है कि मैं कोई सपना वगैरह देख रहा हूँ। लेकिन जब बार बार दस्तक होने लगता है दरवाजे पर, तब अपनी आंखें खोल देते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, कौन है बाहर, कौन है बाहर। घड़ी देखते हैं तो 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है। चिल्ला के पूछते हैं कि कौन है भाई, कौन है। आधी रात को मन ही मन सोचते हैं कौन है, हमारा कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है आसपास में, और वो भी आधी रात को क्यों आएगा। लेकिन बार बार जब दरवाजे पर दस्तक होती है, तब उठना पड़ता है। जाके दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही बाहर देखते हैं तो वही प्रेतात्मा लड़की, वही उनकी मुंहबोली बहन खड़ी दरवाजे पर, एक हाथ में थैला लिए हुए है, मुस्कुराती है और कहती है भैया अंदर तो आने दो। अब जो हरीश बाबू थे एकदम थोड़ा सा डर जाते हैं उस टाइम में, भाई इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इस फ्लैट में रहता हूँ। लेकिन अगले पल ध्यान आता है कि भाई इंसान तो है नहीं, ये तो प्रेतात्मा है, ये तो कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, तो मेरे घर पर किस लिए आई है, आधी रात को मेरे घर पर किस लिए आई है। मन में दिल का धड़कन बढ़ने लगता है, पसीना निकलने लगता है और डर भी जाते हैं। और तब लड़की कहती है भैया डरो मत, डरो मत, मैं आप ही का काम करके लौटी हूं, अरे अंदर तो आने दो। हरीश बाबू रास्ता छोड़ देते हैं। वो प्रेतनी लड़की यानी प्रेतात्मा लड़की कमरे के अंदर में आ जाती है, कुर्सी खींच करके बैठ जाती है, अब मुस्कुराती है, कहती है भैया मैं आपसे मिल नहीं पाई, अगर मैं उस रात उन प्रेतात्माओं को मैं दूर बहला के नहीं ले जाती तो शायद मैं उनसे जीत भी नहीं सकती थी, वो लोग आपको ढूंढ लेते, अब फिर मैं आपका बचाव कभी नहीं कर पाती, इसलिए मुझे दूर जाना पड़ा। खैर उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं वो काम करूँगी, और वो काम करके मैं लौटी। अब ये देखो थैले में, गिन लो आप पैसे, कम हो तो बताओ। थैला को उलट देती है, और जब थैला में जब उलट देती है और देखते हैं ये तो करारे करारे नोट है, गड्डी के गड्डी लगा हुआ है रबड़, मतलब जब नोट देख लेते हैं तो एकदम पूछते हैं ये कहाँ से ले आई, तुम कहाँ से ले आई। तब कहती भैया आपकी पैसे हैं, जो आपका प्रेमिका बनकर के आपसे लूटा था, अब मैं उससे लूट के लेके आई, गिनती कर लो, कम तो नहीं है, वैसे मैंने गिनती कर लिया है, उतना ही है जितना आपने बताया था, लेकिन फिर भी अपना तसल्ली कर लो।
हरीश जी का होश उड़ चुका था। उस लड़की की तरफ देख रहे थे, विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सपना देख रहे हो, सपना टूट जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लड़की कहती, भैया गिनती तो कर लो, देखो कम तो नहीं है, कम होगा तो मैं और पैसा लेके आ जाऊंगी। हरीश का जैसे स्वप्न टूटता है, नहीं स्वप्न नहीं है, ये तो रियल टाइम है। और तब वो नोटों की तरफ देखते हैं, विश्वास नहीं होता है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाते हैं ये प्रेतनी लड़की मेरा काम कर सकती है। और जिसको मैं अपना बहन बना लिया था, बोल दिया था 2 शब्द बहन, और देखो उस बहन का शब्द ने कितना चमत्कार कर दिया। अगर मैं उस लड़की को अपना बहन बनाता नहीं, अब मैं उसको बहन नहीं बोलता, तो शायद मैं उस रात को जिंदा भी नहीं रहता। ये जो लड़की ये सब काम करके लौटी है, ये भी नहीं होता। अपने शब्द का महत्व समझने लगते हैं कि देखो बहन बोलने में कितना बेनिफिट है, कितना फायदा है। आखिरकार जब वो रुपया गिनते हैं तो उतना ही था जितना उस लड़की ने उनके साथ में ठगी करके लिया था। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। बड़ा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं, बहन मैं आपके क्या सेवा करूं? यहाँ तो मैं रहता हूँ अकेला, होटल में खाना खाता हूँ, और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं इस रात में आपका सेवा भाव करूं। लड़की मुस्कुराती है, कहती है, भैया पानी ही पिला दो, पानी तो होगा। जैसे मेरे घर में एक मटका रहता है, आपके घर में तो कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो कर ही सकते हो। एकदम उठते हैं झटके से और पानी की बोतल ले आके देते हैं कि बहन बस यही है हमारे पास में। पानी पीती है लड़की और कहती है, भैया अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, फिर हम कभी मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे। हरीश रोकते हैं, अरे बहन इतनी दूर से आई हो, अब आराम भी कर लो। तब वो लड़की हंसती है और कहती है, हम आराम ही तो करते हैं, हमारे पास में और काम ही क्या है। भैया मेरे दोस्त आए हुए हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, अगर मैं जल्दी से नहीं गई तो शायद वो भी इस घर में आ जाएंगे, और फिर आप उनको देखोगे ना तो आप डर जाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप डरो और वो कुछ नुकसान कर पाए। मैं जाना ही अब मुझे चाहिए। हरीश रोकते रह गए लेकिन लड़की रुकती नहीं है। कहती है, भैया दरवाजा बंद कर लो अंदर से, इसके बाद में कोई भी दरवाजा खटखटाए ना तो खोलना भी मत गलती से, जब तक उसका नाम पता ना जान लो, आने का मकसद जब तक ना पूछ लो, कभी भी भूल के दरवाजा मत खोलना। लड़की चली जाती है, हरीश दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद कभी नोट को देखते हैं और कभी अपने आप को। आंखों से आंसू निकलने लगता है और आंसू ऐसा कि रुकने का नाम भी नहीं लेता है। उस बहन शब्द का जब अर्थ समझने लगते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, बहन आके बैठ जाओ, और देखो 2 शब्द ने कितना बड़ा चमत्कार किया। विश्वास ही नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि ये भी अभी सपना है, लेकिन सपना नहीं, सब कुछ हकीकत था। इसके बाद वो कभी भी प्रेत आत्मा हरीश के पास में बिल्कुल नहीं पहुंची थी, ना ऐसा कुछ उनके साथ में कुछ भूता खेल हुआ था। अपनी बहन की शादी जो धूमधाम से करना चाहते थे, पैसा और जुटाते हैं, आप फिर अपने गांव जाकर के अपने बहन की शादी धूमधाम से करते हैं। और जब बहन की शादी हो जाती है तब एक बार उस प्रेतात्मा की याद जरूर आती है, अगर आज यहाँ पर होती, आज इसी की वजह से तो मैं आज अपनी बहन का धूमधाम से शादी कर रहा हूँ। काश ये नज़ारा देखती कि उसकी प्रयत्न से जो कुछ मैं आज कर पा रहा हूँ। तभी अंधेरा था जहाँ पर वो खड़े थे, आगे में बारात थी, बहुत सारा नाच गाना हो रहा था, और तभी पीछे से उनके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। जैसे ही पलट के देखते हैं तो वही लड़की, वही उनकी मुंहबोली बहन प्रेतात्मा मुस्कुराती है और कहती है, भैया मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कभी भी कोई ऐसा कष्ट आए तो मुझे जरूर याद कर लेना। मैं तो देखने आई थी कि शादी कैसा हो रहा है, मैं देख लिया, मुझे संतुष्टि मिल गई है, अब मैं अब जा रही हूँ। हरीश का मुंह बंद था, उसको रोकना चाहते थे, आवाज देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए थे। अंधेरे में आई थी और अंधेरे में ही गायब हो गई थी। चेहरा एकदम फक हो गया था, एकदम जैसा लग रहा था कि चेहरे पर रौनक गायब हो गई है। लेकिन जब बहन के विदा हो जाती है तो एक बोझ बड़ा कंधे से उतर जाता है।
हरीश जब भी अंधेरे में गुजरते थे, कहीं दूर जाते थे अपने ऑफिस से, काम से, और लगता था कि हाँ, ये जगह थोड़ा अजीब लग रही है, कुछ ऐसा चीज देख लेते थे तो अपने बाइक रोक लेते थे। अब मन ही मन अपनी बहन को याद करते थे कि बहन आसपास हो मेरे, नहीं हो तो आ जाओ बहन, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। अगले पल ऐसा कुछ होता था, जो खतरा उनको दिखता था वो खतरा गायब हो जाता था। अब बड़े आराम से उस जगह से अपनी बाइक चला करके निकल जाते थे और फिर अपनी बहन को धन्यवाद देना ना भूलते थे। लेकिन कुछ सालों तक ऐसा चलता रहा और इसके बाद बहन से संपर्क नहीं हो पाता। शायद उसकी मुक्ति मिल चुकी थी या फिर कोई और बात था। अब इसके बाद हरीश ना तो उस जगह पर गए जहाँ पर उसका घर था, जहाँ पर वो सब बात बनी थी, और ना कभी आमना सामना हुआ, और ना कभी वो सपने में आई, और ना कभी उनका फिर से दिखाई दिया था। तो ये थी हरीश जी की भेजी हुई कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर और इसी वक्त में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।